हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के लेक्चर में। आज अपन करने जा रहे हैं हाफ ईयरली का पेपर सॉल्यूशन। जो पिछली बार 2024 के अंदर जो हाफ ईयरली का पेपर हुआ था 9th क्लास का, उसको सोल्व करते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा का जो आपका पेपर हुआ था उसको आज सोल्व करते हैं। इस पेपर से आपको पता लगेगा कि आपका जो पेपर बनेगा वो कैसा बनेगा, और एक इंसाइट मिलेगी आपको कि आपको किस तरह से हाफ ईयरली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि कुछ पार्ट आपके थ्योरेटिकल है, कुछ पार्ट में छोटे क्वेश्चंस कम है, लेकिन हाफ ईयरली एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस आएंगे और रिक्त स्थान वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, और एक एक नंबर के एक दो लाइन में जो सोल्व होते हैं क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चंस वो भी आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन तो आपकी बुक्स में बहुत कम है, लेकिन अब हाफ ईयरली का एग्जाम पेपर अपन जो सोल्व करेंगे इससे एक आपको इंसाइट मिलेगी कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। और पहले बच्चों ध्यान रखना, इसी प्रकार का पेपर आपके हाफ ईयरली एग्जाम में बनने वाला है। ओके, तो आप रेडी हो पेपर सोल्व करने के लिए? ध्यान रखना, कुछ बच्चे स्टार्टिंग में स्टार्ट तो करते हैं क्लास देखना, लेकिन 4-5 मिनट की क्लास देखने के बाद वो छोड़ देते हैं। तो आपको एनर्जेटिक रहना है, मेरे साथ में बने रहना है। ओके, एक ऊर्जावान रह के, एक पूरा ध्यान केंद्रित करके आपको पेपर सोल्व करते हैं अपन। ओके, तो पिछले साल का जो पेपर है वो मैं लिखा लेता हूँ, उसकी PDF है मेरे पास, तो इसको अपन सोल्व करते हैं। ओके, जैसे कि आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो प्यारे बच्चों, एक मिनट देखो इसमें अपने पास, एक मिनट देखो, आपके हाफ ईयरली का अपन पेपर सोल्व कर रहे हैं। हाफ ईयरली का एग्जाम का जो पेपर हुआ था कक्षा 9th का अपने अर्धवार्षिक एग्ज़ाम का पेपर, अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी आपके 2024 वाली, उसका पेपर अपन सोल्व करते हैं। ओके, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन था आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पे। फर्स्ट क्वेश्चन था आपके कि रूट 5 1 है, रूट 5 1 है। पहला ऑप्शन है इसमें, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है देखना आप, कि प्राकृत संख्या, दूसरा ऑप्शन है परिमेय संख्या, और तीसरा ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? सही में सोच के बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। क्या आप इसको कर सकते हो? देखो क्वेश्चन क्या, अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, रूट 5 के बारे में अपन को बताना है कि रूट 5 किस प्रकार की संख्या है। ओके, जैसे कि मैंने आपको बता रखा था क्लास के अंदर, या जो बच्चे नहीं जानते एक बार थोड़ा अपने थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। एक होती है परिमेय संख्याएं अपने पास, और एक होती है अपरिमेय संख्याएं। ओके, अपरिमेय संख्याएं। ओके, ये दो प्रकार की संख्याएं होती है। वैसे संख्याएं तो और भी होती है, प्राकृत संख्याएं भी होती है, और पूर्णांक संख्याएं भी होती है, पूर्ण संख्याएं भी होती है, वास्तविक संख्याएं भी होती है, और आगे चल के तो कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं भी होती है, लेकिन आपके इतना नहीं है। तो देखो, दो प्रकार के पर संख्याएं हैं आपके 9th क्लास के अंदर, परिमेय और अपरिमेय। ये काफ़ी मोस्ट है एग्जाम के अनुसार, यहाँ से क्वेश्चन आपके आना है। एक पिछली बार भी आया था, आपकी बार भी आपके क्वेश्चन आएगा इस पर। तो ओके, तो देखो अब, और आपके फर्स्ट चैप्टर ही यही है, आपके जो फर्स्ट चैप्टर है वही है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, नंबर सिस्टम आपके है वह। ओके, तो देखो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है इसके बारे में देखना। ऐसी संख्याएं हैं जिनको अपन P/Q फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। परिमेय संख्याओं का नोटेशन होता है Q। क्या होता है? Q से लिखते हैं। P/Q प्रकार की संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। सर ठीक है, आपने बता दिया P और Q प्रकार की संख्या परिमेय संख्या होती है। सर यहाँ पे P और Q क्या है ये तो बताइए। देखो यहाँ पे जो P और Q होगा ये क्या होते हैं, यहाँ पे ये होते हैं पूर्णांक। ये क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। इंटीजर क्या होते हैं? पूर्णांक। सर ये बता दीजिए पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक वो देखना, पूर्णांक क्या होते हैं, जीरो से अपन राइट साइड में चलेंगे ये सभी संख्याएं, और जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव वाली सभी संख्या, ये क्या होती है? पूर्णांक होती है। ये क्या होती है? सभी संख्याएं पूर्णांक होती है। यानी जीरो से आगे की सभी पॉजिटिव संख्याएं और जीरो से पीछे की सभी नेगेटिव संख्याएं। यानी इसका जीरो भी आ चुका है, इसके अंदर पॉजिटिव संख्या भी आ चुकी है और नेगेटिव संख्या भी आ चुकी है। ध्यान रखना, पूर्णांक के अंदर पॉइंट वाली दो दशमलव संख्या वो नहीं आई इसमें, ना इसमें रूट वाली संख्या आई है। ओके, पूर्णांक ये होते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो P और Q जो अपन को लेना है इसी सेट के अंदर से, इन्हीं संख्याओं के अंदर में से अपन को लेना है। और एक चीज़ ध्यान रखना इसमें, तो ठीक है P और Q अपन ले लेंगे पूर्णांक के अंदर से, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे जो Q होगा, Q को अपन जीरो नहीं ले सकते। ओके, मैं बार बार क्लास के अंदर बोलता हूँ कि मैथमेटिक्स को जीरो पसंद नहीं है। यदि संख्या के नीचे जीरो आ रहा है वो पसंद नहीं है। ध्यान रखना इस चीज़ का, बट्टा में जीरो नहीं आना चाहिए। जीरो आते वो क्या होगा? अपरिभाषित होगा, नॉट डिफाइंड। ओके, तो Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी P और Q को आप इनमें से कोई भी संख्या ले सकते हो। ओके, मैं सिंपली कहूँ कि ऐसी संख्याएं जिनको अपन बट्टे की फॉर्म में लिख सकते हैं
वो सभी संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन बट्टे की फॉर्म में तो ले सकते हैं, यानी ऊपर की संख्या आएगी, एक नीचे संख्या आएगी। ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या दोनों क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, और नीचे की संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, आई बात समझ में। तो सर एग्जाम्पल बताइए ना कैसे, आप बताओ इनमें से एक। अब पी आप मैंने सर आपने कहा कि पी और क्यू अपन पूर्णांक में से ले सकते हैं, इन संख्याओं में से कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो पी का मान आप जो चाहो ले लो, बताओ कौन सा लो पी का मान। मैं 4 ले लेता हूँ, ओके, आप अपनी चाहे कोई भी ले। पी का मान में ले लिया 4, और बताओ क्यू का मान क्या लेना है। क्यू का मान अपन 0 नहीं लेना, 0 के अलावा आप इस सेट में से ये जो संख्या लिखी हुई इनमें से आप कुछ भी ले सकते हो। बताइए क्यू का मान क्या लो, सर -2 ले लो। ओके, मैंने ले लिया -2, तो ये क्या बनेगा, ये माइनस और 4 में तो कब आ जाएगा 2, क्या हो गया -2। तो -2 क्या है, परिमेय संख्या है। ओके, जिन संख्याओं को अपन बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, भाग की फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें कहते हैं परिमेय संख्याएं। और ध्यान रखना, नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, और दोनों ऊपर और नीचे की दोनों संख्याएं है और पूर्णांक में से आनी चाहिए, पूर्णांक में से इंटीजर में से आनी चाहिए। ओके, एक चीज़ और ध्यान रखना, सिंपली मैं कहूँ कि ऐसी संख्याएं जिनका मान निश्चित होता है, फिक्स वैल्यू होती है जिनकी, उन्हें कहा जाता है परिमेय संख्याएं। ओके, और अब अपरिमेय संख्याएं के बारे में सर बता दीजिए। ऐसी संख्याएं जिनको पी बटा क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, अपन पी बटा क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सके, वो संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय। यानी ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं, वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। आपको इतना ही है। ओके सर, कौन सी एग्जाम्पल तो दीजिए। जैसे देखो अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं कहूँ आपको कि √2/2, ये किस प्रकार की संख्या है। सर ये तो बट्टे की फॉर्म में है, ये तो परिमेय हो जानी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, ये बट्टे की फॉर्म में तो है, जैसे मैंने कहा कि जिन संख्या को बट्टे की फॉर्म में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि √2 और नीचे 2 है। मैंने क्या कहा था कि बट्टे की फॉर्म में लिख सकते हैं, सही है, लेकिन ऊपर की और नीचे की दोनों संख्या क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। क्या इसमें नीचे वाली संख्या पूर्णांक है क्या, 2? हाँ सर 2 यहाँ पे है, ये एक पूर्णांक है। ओके, क्या ऊपर वाली संख्या √2 इसमें है क्या, पूर्णांक है क्या? सर √2 है ना, ये पूर्णांक नहीं है। ये क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। और देखो एग्जाम्पल, तो अपरिमेय संख्या के अंदर और एग्जाम्पल देखो, रूट वाली सभी संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। रूट वाली जो सभी संख्या होती है क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। मतलब स्क्वायर रूट वर्गमूल के अंदर जिन संख्याओं को वर्गमूल निकाल सकते हैं उन्हें तो अपन परिमेय संख्या बोल देते हैं, वो जिनका नहीं निकल सकता, उनका मान फिक्स नहीं आएगा, उन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्या है। ओके, ठीक है। और आप एग्जाम्पल के तौर पर आप पाई का मान याद कर सकते हो, एक एक्सपोनेंशियल भी होता है, ई का मान भी याद कर सकते हो। ये सभी संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। ओके, जिन बच्चों ने अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ रखा है उनको तो इजीली समझ में आ जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उसके बारे में शॉर्ट में बता दिया है। ओके, तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। √5 के बारे में पूछ रखा है कि √5 किस प्रकार की संख्या है। क्या √5 को अपन बट्टे के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। कुछ बच्चे बोलते हैं सर √5 को √5/1 लिख दीजिए ना, तो बट्टे के फॉर्म में लिख दिया। लेकिन ऊपर की और नीचे की संख्या दोनों क्या होनी चाहिए, पूर्णांक। एक तो पूर्णांक होता है, देखो एक आ रहा पूर्णांक के अंदर से, लेकिन क्या √5 पूर्णांक के अंदर आएगा क्या, √5 वाली संख्या तो सिर्फ पूर्णांक होती ही नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। ये क्या नहीं है, पूर्णांक इंटीजर नहीं है। इसलिए √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, देखना इसमें ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ओके, ठीक है, आया समझ में। अब चलते हैं आगे। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपके सेकंड क्वेश्चन देखना। इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है कि x², सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपको, डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मैं रीड कर देता हूँ कि x² -9 का हल है। आपको दे रखा है कि x² -9 का हल है, हल दे रखा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, x+3 × x-3, बी ऑप्शन दे रखा है x² -3, और सी ऑप्शन है x² +3, और डी ऑप्शन है x² +9 का होल स्क्वायर। ये ऑप्शन है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, मैं इसको करता हूँ। देखो ये जो क्वेश्चन है आपके, जो बहुपद वाला टॉपिक है उसके अंदर से पूछा गया क्वेश्चन है, जो बहुपद का टॉपिक है आपके उसमें से पूछा गया क्वेश्चन है ये। ओके, तो देखो एक चीज़ बताना मेरे को, आपने इस प्रकार से पढ़ रखा होगा कि x + y और x - y, ये एक सर्वसमीका असमीका आपने पढ़ी होगी कि इसका मान होता है x² - y² के बराबर। ये वैसे काफ़ी मोस्ट असमीका है, ये काफ़ी मोस्ट असमीका है प्यार बच्चों, इसको तो आप याद ही कर लेना। ठीक है, तो x² -9 का सोल्यूशन निकालना है, इसके लिए आपको ये समीका आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन रीड करते मेरे को इनसाइट मिल रही है कि पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे एक संख्या स्क्वायर की है, साइन माइनस का भी है, एक 9 को भी अपन स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी अपने पास सोल्यूशन देखना है, इसका सोल्यूशन क्या होगा कि x² -9 है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x² -3 का होल स्क्वायर। 9 को अपन 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, सर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर का मान क्या होना, 3 × 3 कितना होता है 9। तो 9 की जगह मैंने क्या लिखा, 3 × 3 3 का होल स्क्वायर लिख लिया है।
ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैं ये वाले असेंबली का यूज़ में करना चाहता हूँ, आपके सिलेबस में है इसलिए यूज़ करनी ही है। ओके, इतना तो थोड़ा सोचना ही पड़ेगा। तो देखो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी अपने पास यदि संख्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ओके, यानी पहले एक्स के स्थान पे पहले वाली संख्या आ जाएगी यहाँ पे, फिर वाई स्क्वायर है तो वाई वाली संख्या, एक संख्या प्लस के एक माइनस के साथ में। ठीक है, यानी इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस का 3 और एक्स माइनस का 3, इस प्रकार से लिख सकते हैं ना। इस आइडेंटिटी, इस असेंबली का के जैसे अपन इसको इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। ओके, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9 को अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसके यूज के अकॉर्डिंग। ओके, तो इसका हल क्या आ गया, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। आपके ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही आपके ठीक हो जाएगा, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 3 ब्रेक मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा कि निम्न में से दो चर में रैखिक समीकरण है। क्या आपको दिख रहा है क्या क्वेश्चंस, दिख रहा तो एक बार रीड कर लीजिए, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, इसको अपन आगे देखते हैं। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से दो चर में रैखिक समीकरण है, दो चरों में रैखिक समीकरण बताना है। ए ऑप्शन क्या है देखिए, ये ऑप्शन क्या अपने पास कि 5x, ये ऑप्शन क्या है 5x प्लस का 3y बराबर 7, क्या ये है क्या। और इसका सेकंड ऑप्शन क्या है, इसमें बी ऑप्शन क्या दे रखा है कि 5x प्लस का 9 इक्वल 0। ठीक है, और सी ऑप्शन इसमें क्या है, सी ऑप्शन क्या है इसमें 6y प्लस का 7। और डी ऑप्शन क्या है इसमें, डी ऑप्शन क्या है इसमें नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ओके, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये क्या है क्या अपने पास, ये ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन है अपने पास, ये क्वेश्चन है। अब मेरे को आप बताइए इस क्वेश्चन में से कि दो चरों वाला जो ऑप्शन है वो कौन सा है, इनमें से दो चरों का समीकरण कौन सा, ये बताना है। तो देखो सर, एक होता है अचर अपने पास और एक होता है चर। ओके, एक होते हैं अचर, एक होते हैं चर। चर का मतलब होता है इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो वो चर क्या होते हैं, ऐसे होते हैं जो अज्ञात होते हैं, जिनका मान फिक्स नहीं होता, जैसे एक्स वाई जेड टी एम एन ई टी सी, ये सब प्रकार के क्या होते हैं, ये सभी चर होते हैं। इनका मान अपन को फाइंड करना पड़ता है, हमें ज्ञात नहीं होता है, और इनका मान फिक्स भी नहीं होता है, बदलता रहता है। ओके, और जो अचर होते हैं इनका मान फिक्स होता है। ओके, इनको बदल नहीं सकते। जैसे आपकी संख्या दिखेगी, जैसे 2 3 5 -2 -3, ऐसे कुछ भी ईटीसी, कोई भी संख्या हो आपके पास, संख्या की फॉर्म में आएंगे ये आपके पास संख्या की फॉर्म में आएंगे, या आपके पास ABCD टाइप में कुछ दिखेंगे आपको। ओके, तो सिंपली चर क्या होते हैं जिनका मान अपन को ज्ञात करना पड़ता है, इनका पहले से अपन को मान ज्ञात होता है। तो आपको चर देखने हैं, चर इस प्रकार के होते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन पे आइए, देखो इसमें चर x एक चर है, इसमें y भी एक चर है, तो इसमें क्या दो चर हो गए, क्या चर हो गए, तो अपना यही ऑप्शन हो जाएगा। यही पूछा है कि कौन सा ऑप्शन में दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें एक ही चर है, इसमें भी एक ही चर है, और नन ऑफ दिस। ओके, तो इसका आंसर नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 1 ठीक, बिंदु -10 0 स्थित है। ओके बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आया समझ में आपके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। देखो आप डिस्प्ले पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब अपन ओके प्यारे बच्चों, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको डिस्प्ले पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखो क्वेश्चन क्या है कि बिंदु -10, 0 स्थित है। ओके, अपने पास पॉइंट दे रखा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पॉइंट जो बिंदु है, बिंदु -10, 0 स्थित है, ये वाला बताना अपन को कि बिंदु कहाँ स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें y अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर, और प्रथम पाद के अंदर x अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर, तृतीय पाद के अंदर। ओके, तो इस बिंदु की स्थिति देखते हैं। देखो बच्चों, यदि आपने कोऑर्डिनेट जियोमेट्री यानी कार्तीय निर्देशांक यदि आपने पढ़ा होगा, तो उस चैप्टर के अंदर देखिए, आपके चैप्टर नंबर आई थिंक 4 होगा, जो कार्तीय निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के नाम से होगा, निर्देशांक ज्यामिति। तो देखिए अपने पास इस प्रकार का एक कार्तीय निर्देशांक होता है। यहाँ पे दो अक्ष होते हैं अपने पास, एक y अक्ष वाला और एक होता है x अक्ष। x अक्ष को जो नेगेटिव साइड में होते हैं, इसको नेगेटिव भी बोल सकते हैं, इसके डैश भी लगा सकते हैं। और y ऊपर की साइड पॉजिटिव होगा
और नीचे की साइड वाई क्या होगा, नेगेटिव, और नेगेटिव वालों को अपन वाई डैश से लिखते हैं, और एक्स डैश हो गया इधर, और इधर की साइड में एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, यानी यहाँ पे इसका ओरिजिन होता है, ओरिजिन से आगे की साइड में एक्स किस में आएगा, प्लस के अंदर आएगा, और जीरो से लेफ्ट साइड के अंदर क्या आएगा, नेगेटिव के अंदर आएगा। और वाई ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, और ओरिजिन से नीचे की ओर जाएंगे तो ओरिजिन का मतलब इसके मूल बिंदु से नीचे की ओर जाएंगे तो नेगेटिव। ओके, अब अपना पॉइंट देखिए, ध्यान रखना पॉइंट इस प्रकार का एक पॉइंट होता है, इसमें पहली जो संख्या होती है एक्स का मान होती है, जो पहली संख्या किसका मान होगी, एक्स का, दूसरी वाली संख्या क्या होती है, वाई का मान होती है, किसका मान होती है, वाई का मान। ओके, तो इसमें एक्स का मान क्या है, नेगेटिव है, तो एक्स का मान नेगेटिव तो क्या इस साइड में आएगा नेगेटिव, यानी इधर आ गया अब नेगेटिव, इस साइड में आ गया नेगेटिव, और वाई का मान क्या है, जीरो है, तो वाई का मान यहाँ पे जीरो तो यहीं होगा, यानी वाई का मान जीरो होने का मतलब अपन ऊपर कितना जा रहे हैं, ऊपर तो कुछ जा ही नहीं रहे, जीरो है, और एक्स पे कितना आ रहे हैं अपन, नेगेटिव यहाँ आ चुके हैं, नेगेटिव -10 मान लेते हैं, यहाँ पे -10 क्यों, नेगेटिव इस साइड में आएगा, और वाई का मान तो जीरो है, ऊपर अपन जा ही नहीं रहे, यदि मान लो एक्स का मान, वाई का मान यहाँ पे जीरो ना कर 2 होता तो अपन 2 कदम ऊपर की ओर चले जाते। ओके, तो अपन यहाँ आ जाते, लेकिन ये किस पे रह गया, एक्सेस पे रह गया, और एक्स की कौन सी दिशा की ओर है, ऋणात्मक दिशा की ओर है। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है इसमें, देखिए क्वेश्चन सी ऑप्शन क्या है, एक्स की ऋणात्मक दिशा पर स्थित है ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है एक्स की ऋणात्मक दिशा की ओर स्थित है। ओके, हुआ क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए इसमें, यदि x प्लस वाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा है क्या, अरे क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है डिस्प्ले पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि x प्लस वाई बराबर k का हल 2,0 है तो k का मान बताइए। ओके, अपने पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर k, एक इक्वेशन दे रखी है, और अपने पास एक इक्वेशन x प्लस वाई बराबर k दे रखी है, और इसका एक सोल्यूशन भी दे रखा है। इसका सोल्यूशन क्या है, इसका हल दे रखा है, हल क्या दे रखा है, 2,0, यानी x का मान कितना है, 2 है, और y का मान 0 है। सर पॉइंट के अंदर जो पहली संख्या होती है x का मान होती है, दूसरी वाली y का मान होती है, तीसरी बात आपको याद करनी है। अब देखिए ये इक्वेशन अपने पास दे रखी है, तो ये x का मान कितना है, यहाँ पे 2 है, तो x का मान इसमें 2 रखिए, प्लस y का मान कितना है, इसमें 0 है, बराबर k, तो k का मान क्या मिल जाएगा, 2 + 0 यानी 2, तो k का मान क्या आ गया, यहाँ से 2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपके कौन सा है, 1 मिनट, ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपके करेक्ट हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, जिसमें क्या है 2 है। ओके, इसके का मान कितना है, 2 आ गया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक बार मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, आप नोट करना चाहते हो नोट कर लीजिए। ओके, ओके प्यारे बच्चों, 5 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन आपके पूछा गया था, देखिए क्या पूछा गया था, एक रेखा पर बिंदुओं की संख्या होती है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है अनंत, और चौथा ऑप्शन है 0। एक रेखा पर बिंदुओं की संख्या होती है, बताइए क्या होगा। देखो रेखा इस प्रकार की होती है, ये अपने पास रेखा है जिसकी लंबाई क्या होती है, अनंत होती है, चाहे आप राइट साइड में चलो चाहे लेफ्ट साइड में चलो। ये एक रेखा चौड़ाई रहित एक रेखा होती है, इसकी चौड़ाई नगण्य मान के चलते हैं, इसकी बस लंबाई ही होती है। ठीक है, ये रेखा होती है। तो इस रेखा पर देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे भी एक पॉइंट है, यहाँ पे भी एक पॉइंट है, यहाँ पे भी एक पॉइंट है। इस प्रकार से इस रेखा पे कितने पॉइंट है सर, इस प्रकार से तो इसकी लंबाई जो होती है इन्फानेट होती है, तो इस पर तो अपन पॉइंट इसे लेते ही जाएंगे, इस पर तो पॉइंट बनाते जाएंगे, तो इस पर तो इन्फानेट पॉइंट हो गई। यस, एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं, इन्फानेट बिंदु होते हैं। वैसे आप इस प्रकार से भी इसको समझ सकते हो। देखो रेखा क्या है, एक अनंत बिंदुओं का समुच्चय है। मेरे पास इस प्रकार के अनंत बिंदु है, इतने पास पास है, इतने पास पास स्थित है, तो आपको एक जुड़े हुए से दिख रहे हैं। बाकी ये है क्या, पॉइंट है। मैं बहुत सारे पॉइंट लेके एक लाइन के अंदर इतने नज़दीक रख दूंगा तो आपको एक रेखा से दिखाई देगी। ओके, इतने नज़दीक है कि आपको इसे लाइन के प्रकार में आपको दिखेंगे, रेखा के प्रकार में आपको दिखेंगे। ओके, तो एक लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं सर, इन्फानेट पॉइंट होते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपके, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या अपने पास, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है न्यून कोण का मान होता है। बताइए प्यारे बच्चों, न्यून कोण का मान कितना होता है बताइए। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, न्यून कोण का मान होता है 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री, पहला ऑप्शन है 90 डिग्री से कम, दूसरा ऑप्शन है 90 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 180 डिग्री, और चौथा ऑप्शन है 360 डिग्री।
वैसे आपने आपके रेखा और कोण वाला जो चैप्टर है उसके अंदर आपने कोणों के प्रकार पढ़े होंगे, वहाँ पे आपने न्यून कोण पढ़ा होगा। ऐसा मान जो जिसका ऐसा एंगल ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से तो ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, उसे कहा जाता है न्यून कोण। ओके, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, कि 90 डिग्री से कम। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है 90 डिग्री से कम, ये वाला क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो 90 डिग्री से कम होता है वो क्या होता है, न्यून कोण होता है। ओके, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, आठवें क्वेश्चन की ओर। आपके आठवां क्वेश्चन दिख रहा है, आपको आठवां क्वेश्चन दिख रहा है। अब आठवें क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो त्रिभुजों के तीनों अंत्यकोणों का योग होता है। ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कि जो एक त्रिभुजों का तीनों कोणों का योग है। ये अपने पास एक त्रिभुज है ऐसा मान लीजिए, और ये त्रिभुज का नाम है ABC। तो ये पूछा कि जो अंतःकोण, इसके अंदर की साइड जो कोण बढ़ रहे हैं इनको बोलते हैं अंतःकोण। जो अंदर की साइड बनते हैं उन्हें बोलते हैं अंतःकोण, और जो बाहर की साइड बनते हैं बाह्य कोण। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग पूछा है, और आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों, 180 डिग्री होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं 9 क्वेश्चन की ओर। देखो 9 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। देखो 9 क्वेश्चन क्या है कि एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 90 डिग्री, 75 डिग्री और 75 डिग्री है तो चौथा कोण होगा। एक चतुर्भुज के 3 कोण दे रखे हैं। ओके, तो एक चतुर्भुज के 3 कोण, एक तो 90 डिग्री दे रखा है और एक 75 फिर 75 डिग्री दे रखा है। ओके, ये त्रिभुज के 3 कोण दे रखे हैं, चौथा कोण अपन को फाइंड करना है। आपको पता होगा सर त्रिभुजों के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। इसी प्रकार चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग 4 कोणों का योग होता है 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। ओके, जो चतुर्भुज होता है इसके चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। ओके, लेकिन अपन को 3 का पता है। तो चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं, चारों कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है प्यारे बच्चों, होता है 360 डिग्री। सर अपन को 3 कोणों का मान पता है, तो 360 में से तीनों का मान घटा देंगे तो चौथा कोण ऑटोमेटिक बच ही जाएगा। तो 360 में से आप घटाइए, 360 में से आप घटाओ, माइनस का 90 घटाओ और माइनस का 75 और 75। ओके, तो क्या होगा 360, 90 और 75 कितने हो गए सर, 150 हो गए। और 150 और 90 कितने होते हैं सर, 240। कितने होते हैं, 240। ठीक है, अब 360 में से आपको 240 घटाना, कितने बच गए, 120 बच गए। कितने बच गए, 120 डिग्री। कितना बच गया, 120 डिग्री। ओके, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर आपके जो पहला ऑप्शन है कि 90 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 95 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 105 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 120 डिग्री। तो इसका चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही है, 120 डिग्री होगा। इसका मान कितना होगा, 120 डिग्री। ओके, इस प्रकार से करना है। देखो ये अभ्यास वाले क्वेश्चन है, इनको तो आपको रफ कॉपी में डायरेक्ट सॉल्व करना है, इसलिए मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन इसे शॉर्ट में बता रहा हूँ। जैसे एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे तो उनको और भी डीपली देखेंगे, डोंट वरी। ओके, तो इसमें देखते हैं आगे वो 9 क्वेश्चन होंगे, इनको एक बार आप देख सकते हो। मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूँ। ओके पैरो, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि वर्त की त्रिज्या व व्यास में संबंध होता है। देखो वर्त की त्रिज्या, एक तो क्या दे रखा, वर्त की त्रिज्या। ओके, तो देखो एक वर्त बना लेता हूँ मैं। ये क्या अपने पास एक वर्त है क्या, इस वर्त के अंदर ये क्या होता है, इसका सेंटर होता है और ये इसकी क्या होती है, त्रिज्या होती है, जिसको आर से लिखते हैं, रेडियस आर से। ओके, ये इसकी क्या है, त्रिज्या है, रेडियस है, क्या है, त्रिज्या, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। ओके, और क्या दे रखा है, व्यास। देखो ऐसी जीवा वर्त के अंदर देखना, एक लाइन में से कहता हूँ, वर्त के ऊपर एक पॉइंट यहाँ पे ए है, एक बिंदु, वर्त के ऊपर दूसरा बिंदु यहाँ है, यानी वर्त की परिधि पर 2 बिंदु है, ए है और बी है। सर वर्त की परिधि, अरे जो ये चारों ओर की इसकी जो बाउंड्री है, जो इसकी सीमा है, इसको बोलते हैं, इसकी परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि। वर्त के अंदर इसको परिधि बोलते हैं। बाकी आप त्रिभुज की बात करोगे, वर्ग की बात करोगे, आयत की बात करोगे तो वहाँ इसको परिमाप बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसकी चारों ओर बाउंड्री की जो लेंथ हो गई, जो लंबाई हो गई, इसे क्या कहा जाता है, परिधि कहा जाता है। तो वर्त की परिधि के ऊपर मैं 2 पॉइंट लूँगा और उनको मिला दूंगा तो एक लाइन सेगमेंट, एक रेखाखंड बनेगा। इसे बोलते हैं जीवा। इसको क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। मेरे बच्चों क्या बोलते हैं, जीवा। ये डिटेल में मैं आपको सर्कल पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। अभी देखो अपना क्वेश्चन क्या है, वर्त की त्रिज्या और व्यास के अंदर संबंध देखना है। तो ऐसी जीवा जो वर्त के व्यास से गुजरे, ऐसी जीवा जो वर्त के केंद्र से गुजरे, ऐसी जीवा जो वर्त के केंद्र से गुजरे, ये केंद्र है तो इस केंद्र से गुजरी ये वाली, देखो ये लाइन इसके केंद्र से गुजरी है ना, इसको ही बोलते हैं व्यास बोलते हैं। सर ये लंबाई इसकी आर है, यहाँ तक यहाँ की लंबाई क्या होती है, आर,
और यहाँ पे एक पॉइंट होगा, तो ये वाली लंबाई भी कितनी होती है, यहाँ पे आर होती है। सर टोटल लंबाई यहाँ पे आर, इसकी आधी आर है, तो टोटल मिलकर कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। ओके, यदि आपको पता है रेडियस के बारे में, तो इसकी जो लेंथ है पूरी क्या हो जाएगी, 2r। यानी जो व्यास होता है वो 2 गुना होता है त्रिज्या का, 2 गुना होता है त्रिज्या का। व्यास को अपन शॉर्ट में d से लिखते हैं और त्रिज्या को अपन r से लिखते हैं। तो ये संबंध होता है अपने पास कि d बराबर 2r। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है इसमें। पहला ऑप्शन है r बराबर d/2, r की फॉर्म में दे रखा है। तो यहाँ से r का मान निकालिए, कितना होगा, r का मान निकालने के लिए 2 क्या आएगा, इसके नीचे आ जाएगा क्या सर, आ जाएगा। तो r का मान कितना आ गया, d/2। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये दे रखा है, उसने थोड़ा सा इसको घुमाया है, ये ना देखे इस फॉर्म में पूछा है। वैसे देखे तो व्यास किया, देखो जो व्यास इतना बड़ा व्यास है, इस व्यास का मैं आधा कर दूंगा तो क्या बचेगा सर, आधा करते ही त्रिज्या बचेगा। तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होती है। व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। आपको याद कर लेना है। ओके, ये रिलेशंस होता है। बाकी क्वेश्चन नंबर देखिए, 11वां क्वेश्चन देखिए क्या है। देखो 11वां क्वेश्चन से अब की बार रिक्त स्थान वाले सेक्शन बी स्टार्ट होता है। आपको दिख रहा होगा रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन से क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 11 अलग पेन से लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, देखो क्या दे रखा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर, ये दे रखा है। ये खालिस्तान दे रखा है, इसका किसके बराबर होगा। तो आपने एक असामी पढ़ी होगी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है। पहली संख्या x है तो x का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, पहली संख्या दूसरी संख्या y है तो y का होल स्क्वायर। ओके, पहली संख्या है इसका स्क्वायर करना है, दूसरी संख्या है इसका स्क्वायर करना है, फिर प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और पावर 2 है तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कराना है, फिर दोनों संख्या को आपस में क्या कराना है सर, गुणा कराना है। ये होता है इसका मान। ओके, याद आया आपको, ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है। इस फॉर्म में कोई संख्या उसको इस तरह से ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x की जगह क्या है, a है, और यहाँ पे y की जगह क्या है, b है। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे सर, आपने कहा पहली संख्या है तो पहली संख्या का स्क्वायर के लो, फिर प्लस यहाँ पे दूसरी संख्या b है तो दूसरी संख्या का स्क्वायर। ओके, प्लस पावर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा, ए बी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, खालिस्तान के अंदर ये वाला आपके आंसर आ जाएगा। ओके, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे सेकंड 12वां क्वेश्चन से आपके पास, मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आप दिख गया आपको, पहले क्वेश्चन देखो डिस्प्ले पे दिख रहा है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। जो मूल बिंदु होता है, जो कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन, जो ओरिजिन मूल बिंदु को ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं बताइए आप। देखो आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी, निर्देशांक ज्यामिति आपने पढ़ी होगी, तो उसमें देखा होगा मूल बिंदु यहाँ बीच वाला जो होता है इसको बोलते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं क्या होते हैं सर, 0,0 होते हैं। ओके, यहाँ पे अपन x का मान भी 0 मान के चलते हैं और y का मान भी 0 मान के चलते हैं। तो इसलिए 12वें का आंसर क्या हो जाएगा, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। ठीक है, देख लिया आपने। अब मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। ओके प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो आपकी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आपकी क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, ये भी रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या अपने पास, क्वेश्चन नंबर 13 है कि 5x प्लस 7y क्या दे रखा है। 5x दिख रहा होगा आपको डिस्प्ले पे, 5x प्लस 7y बराबर 0। क्या दे रखा है कि 5x प्लस 7y बराबर 0 चरों का रेखीय समीकरण है। इसमें चरों का रेखीय समीकरण, इसमें पूछा रखा है कि इसमें कितने चर हैं। ऐसा क्वेश्चन सभी अपने पास वस्तुनिष्ठ के, आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उसमें देख भी चुके हैं अपन। इसमें बताइए कितने चर है सर। एक चर इसमें x है, दूसरा चर इसमें क्या है, y है। तो इसमें कितने चर हो गए सर, 2 चर हो गए। तो जो खालिस्तान इसमें क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर अगले वाले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। अगले वाले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर क्या है कि यहाँ पे दे रखा है 3√8 है। इस प्रकार क्वेश्चन दे रखा है, इसको बोलते हैं, इसको क्यूब रूट बोलते हैं, इसको घनमूल बोलते हैं। घनमूल ऑफ 8 क्या होगा ये पूछा है इसमें। देखो पहले मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे मान लेते हैं अपन जो भी 3 की यहाँ पे 3 है और इस प्रकार का x लिखा जाएगा, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/3। इसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ x, घनमूल ऑफ
एक्स का घनमूल बोलते हैं इसको। ओके, ये इस प्रकार का एक नोटेशन हो गया। ये किसका नोटेशन हो गया? ये घनमूल का नोटेशन हो गया है। ठीक है, यानी इस प्रकार की कोई संख्या आएगी, इस प्रकार की कोई अपने पास संख्या आएगी, इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसा कि आपने वर्गमूल के अंदर पढ़ रखा होगा कि रूट एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं? एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं। आपको पता है ना, ये इस प्रकार लिख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? 8 की पावर 1/3। ओके, ठीक है सर, पावर इसमें बट्टे में आ गई। देखो यहाँ पे पावर 3 दिख रही है क्या? सर दिख रही है। तो 8 को भी पावर की फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करो। 8 को भी घात की फॉर्म में अपन को लिखना है। तो 8 को अपन कैसे लिख सकते हैं? देखना, 8 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 लिख सकते हैं ना, कि 2 दूनी 4, 4 दूना 8। ओके, यानी 8 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 की पावर 1/3 ये लिख सकते हैं ना। अरे प्यारे बच्चों, लिख सकते हैं ना ये वाला। ठीक है, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से अपने लिख दिया है। तो देखो यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे दूसरा तीसरा, यहाँ पे दो कितने बार लिखा हुआ है सर? 3 बार लिखा हुआ है 2। और आपको पता होती है कि एक चीज़ और ध्यान रखना इसमें, जैसे मान लो कोई संख्या इस फॉर्म में लिखी हुई है a की पावर b, तो इसको बोलते हैं, इसकी घात बोलते हैं। और इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। यानी घातों के जो नियम आपने पढ़ रखे होंगे कि इसके अंदर यदि आधार, देखो आधार है, इसको आधार बोलेंगे। नीचे की संख्या होती है उसे आधार बोलते हैं, ऊपर की संख्या को अपन घात बोलते हैं। तो नीचे की संख्या क्या है? यहाँ पे 2 है। तो यदि आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, आपने पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पे 2 को ऐसे लिखेंगे, घात इसकी 1 है, इसकी 1 है, तो घात मिलकर कितनी हो गई? 3 हो गई। और इसके पावर 1/3। तो 2 की पावर 3, ये पावर अंदर आके गुणा हो जाएगी इससे, 3 से 3 कट जाएगा। तो क्या बचा अपने पास? 2 बच गया। क्या बच गया? 2। तो इसका आंसर कितना आ गया? इसका आंसर आ चुका है 2। कितना आंसर आ जाएगा इसका? 2 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ओके, मैं सिंपली भी ऐसे बोल सकता था कि 3 के ऊपर क्यूब रूट लगा हुआ है, क्यूब रूट ऑफ 8, घनमूल ऑफ 8 का क्या होगा? 8 की पावर 1/3। और 8 को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसकी पावर 1/3 होगा, पावर से पावर कट जाएगा, क्या बचेगा? 2। इस प्रकार से भी अपन इसको शॉर्ट में कर सकते थे, लेकिन आपको डेपली इस प्रकार से मैंने बता दिया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए एक बार करना चाहो तो। ओके प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अपने 14 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब 15 क्वेश्चन अपने पास है। 15 क्वेश्चन अपने पास। 15 क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन पे आपको दिख रहा होगा, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है। 15 क्वेश्चन क्या है? समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? तो देखो अपन को पता है कि समबाहु तो त्रिभुज होता है। जो समबाहु त्रिभुज होता है इसके सर तीनों भुजाएं क्या होती है सर? बराबर होती है। तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर। यानी ये भुजा यदि x है तो ये वाली भुजा भी कितनी होगी? x होगी। ये भी कितनी होंगी? x होगी। यदि समबाहु त्रिभुज है तो उसकी तीनों भुजाएं समान होती है, और इसके जो तीनों एंगल्स बनते हैं, तीनों कोण बनते हैं, ये भी क्या होते हैं? समान होते हैं। वो ये भी क्या होते हैं? समान। यानी ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। ये भी क्या होगा? थीटा। और अपन को पता है समबाहु त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो, चाहे समबाहु कोई सा भी हो, सभी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है सर? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसके तीनों कोणों का योग क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखो पहला कोण क्या है? यहाँ पे थीटा है, कि तीनों एंगल्स क्या होंगे? इसके समान होंगे। तो मैंने मान लिया है कि तीनों एंगल्स क्या? थीटा थीटा है। तो इसके तीनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। तो यहाँ पे कितने मिलकर कितना थीटा हो गए सर? 3 थीटा हो गए। ओके, 1 2 3 थीटा हो गए हैं। अपन को थीटा का मान निकालना है। थीटा का मान क्या होगा? 180/3। 180 में 3 का भाग लगाए, कितना जाएगा? 60 डिग्री। कितना जाएगा? 60 डिग्री। तो यानी थीटा का मान कितना आ गया? 60। थीटा का मान कितना आ गया? 60 डिग्री। थीटा का मान कितना आ गया? 60 डिग्री। यानी इसके जो समबाहु त्रिभुज होता है, इसके प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होता है? 60 डिग्री होता है। कितना होता है? 60 डिग्री होता है। वैसे ये स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, आपको याद होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण हो गए। अब आगे चलते हैं अपन। ये आपके 16 क्वेश्चन है, ये भी खालिस्तान वाला क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन क्या है? समकोण का मान होता है। समकोण का मान आपने लाइन और एंगल्स वाला जो चैप्टर है वो पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ रखा होगा कि समकोण जो एंगल होता है उसका मान 90 डिग्री के बराबर होता है। न्यून कोण का मान 0 डिग्री से ज़्यादा, 90 डिग्री से कम। और समकोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। समकोण का मान किसके बराबर होगा? समकोण का मान कितने बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। तो अपना आंसर क्या जाएगा इसका? 90 डिग्री। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक वर्त की सभी त्रिज्याएं होती है। पूछा है खालिस्तान वाला क्वेश्चन, एक वर्त की सभी त्रिज्याएं होती है। क्या पूछा है? एक वर्त की सभी त्रिज्याएं होती है। कौन सा क्वेश्चन पूछा है? 17वां क्वेश्चन पूछा है। कौन सा है प्यारे बच्चों? 17वां क्वेश्चन। ओके, देखो 17वां क्वेश्चन में क्या पूछा है
कि एक वर्त की सभी त्रिज्याएं होती है। ओके, देखते हैं। मान लो अपने पास एक सर्किल है, ये है, और इसका केंद्र क्या है, सी है, यहाँ पे इसका केंद्र है। और आपको पता है वर्त के ऊपर कोई भी पॉइंट हो, मैं यहाँ पे एक बिंदु ले लेता हूँ ए, इस पॉइंट को अपन केंद्र से मिलाते हैं, इसको बोलते हैं इसकी त्रिज्या आर। ओके, तो एक पॉइंट वर्त पे यहाँ पे ले लेते हैं बी, इस केंद्र को यहाँ पे मिलाएंगे तो ये भी क्या होगा, आर ही होता है। और फट रखा होगा कि वर्त के ऊपर आप कोई भी पॉइंट लो, उसके केंद्र से मिलाओ तो वो क्या होती है, उसकी त्रिज्या होती है। क्या होती है, त्रिज्या होती है। यानी एक स्थिर बिंदु जो केंद्र होता है, इसको स्थिर बिंदु बोलते हैं। एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर बिंदुओं का जो बिंदु पथ होता है उसे क्या कहा जाता है, वर्त कहा जाता है। तो यहाँ पे इसकी जो परिधि होती है, इस पे चाहे आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, आप हमेशा उसकी रेडियस क्या होगी, आर ही होगी। क्या होगी, आर ही होगी। यानी इस त्रिज्याओं का मान क्या होता है, इसमें समान होता है। क्या होता है, समान होता है। ठीक है, वर्त की सभी त्रिज्याओं का मान क्या होता है, समान होता है, सभी त्रिज्याएं बराबर ही होती है। ओके, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो जो वर्त की जो डिफरेंस परिभाषा होती है उससे भी ये सोल्व हो जाता है। आगे देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास आपके रिक्त वाला क्वेश्चन और है। 18 क्वेश्चन है आपके। 18 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 18 क्वेश्चन है अपने पास। 18 क्वेश्चन क्या है कि वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ओके, वर्त की सबसे बड़ी जीवा देखनी है। देखो अपने पास ये सर्किल है सर। ओके, ये सर्किल है, इसका केंद्र क्या है, सी है, इसका केंद्र यहाँ पे है। ओके, और इसकी जीवा का मतलब होता है कि वर्त की परिधि है, ये वाली जो इसकी बाउंड्री है, पूरी सीमा, इसको बोलते हैं वर्त की परिधि। तो वर्त की परिधि पे दो बिंदु ले लीजिए आप और उनको मिला दीजिए। मिलाने पे एक रेखाखंड बनेगा, इसको बोलते हैं जीवा। इसको क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवा। तो इस वर्त के अंदर अपन को सबसे बड़ी जीवा देखनी है। तो बताओ इसकी सबसे बड़ी जीवा कब आएगी, कि ये बड़ी है क्या जीवा, इससे बड़ी ये आ गई, इससे बड़ी सर ये आ जाएगी। जब ये सर ये केंद्र से गुजरेगी, जब जीवा इस वर्त के केंद्र से गुजरेगी, वही सबसे क्या आएगी, बड़ी आएगी। और अपन को पता है ऐसी जीवा जो वर्त के केंद्र से गुजरती है उसे कहा जाता है व्यास। क्या कहा जाता है, व्यास। तो वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। क्या होती है, व्यास होती है। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, व्यास हो जाएगा। ठीक है, ये खालिस्तान वाले क्वेश्चंस अपने कंप्लीट हो चुके हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब अपन आगे बढ़ेंगे, आपके तीसरे सेक्शन की ओर बढ़ेंगे, सेक्शन सी, खंड 6 की ओर बढ़ेंगे। उसमें आपके एक एक नंबर के क्वेश्चंस है। अब अपन इनको सोल्व करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको करवाया, बच्चे रिक्तान वाले जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, इनको आपको अच्छे से देखना है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है दोबारा, और इनको आपको बिना देखे सोल्व करना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी जो ये द्वार्षिक एग्जाम होगी इसमें बनेंगे धारणा। इससे एक इंसाइट मिलेंगी आपको कि किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। और इनमें मैंने शॉर्ट में क्या मैंने अच्छे से समझा दिया आपको। और इसका अब जो क्वेश्चंस आएंगे उनका डिटेल सॉल्यूशन देखते हुए अपन अच्छे से उनको और समझेंगे। अभी रिक्त स्थान वाले क्वेश्चंस और अभ्यासदेव वाले क्वेश्चंस अपने होते हैं कंप्लीट। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे इसका तीसरा सेक्शन। ओके, थैंक यू प्यारे बच्चों, देखते रहिए।